Good morning, students. Welcome to Learners Academy. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग। तो आपके जितने भी डाउट्स होते हैं आपसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे उनको, आपके डाउट्स को हम अनरिकॉर्डेड ही रखेंगे आगे की क्लास में। जैसे आज हमने आप तो पहले आते ही आप आपके डाउट्स बताएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से ही हमारी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेने का कुछ फायदा होना चाहिए, फिर नहीं तो फिर आप क्या हो जाओगे, लापरवाह हो जाओगे। आप क्या सोचोगे कि डाउट्स भी रिकॉर्ड तो कर ही देते हैं सर, तो फिर क्लास क्या लेना, वीडियो देख लेंगे। तो आप जब ऑनलाइन आते हो, जो बच्चे ऑनलाइन आते हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए उन बच्चों से जो बाद में वीडियो देखते हैं। तो डाउट्स आपके तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप ऑनलाइन आओगे, पूछोगे। ठीक है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करते हैं। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। ठीक है, ये एक फिजिक्स का लॉ है जो आप आगे चल के या इन क्लासेस में देखो 9th या 10th में आ जाता है शायद, है ना? एक लॉ पढ़ोगे कि कोई भी बॉडी कितना वर्क कर रही है। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लो बॉडी ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसका वर्क डन उस हिसाब से निकाला जाएगा कि इतना काम बॉडी से हुआ। अगर 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो फिर ज्यादा काम हो गया, है ना? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल से। अच्छा, जब वो वर्क करेगी तो उसमें एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा। कांस्टेंट एक फोर्स अप्लाई होगा। अब ये फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, फिजिक्स में सीखोगे। अभी इसको मैथ्स की लैंग्वेज में हम अगर लिखें तो फिर देखो, वाई और एक्स की फॉर्म में लिखना है, यानी किसी को वाई लेना है, किसी को एक्स लेना है। किसको क्या लेना है वो आपको सोचना पड़ेगा ना। देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में लिखना है, ड्रॉ द ग्राफ, उसका ग्राफ भी बनाना है। और कांस्टेंट फोर्स जिसकी हम बात कर रहे थे उसको आपको 5 यूनिट मानना है, उसने क्लियर कर दिया। टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। तो ये तो क्लियर हो गई, ये तो हो गया 5 यूनिट। अब जब यही क्लियर हो गई तो अब तो दो ही चीजें बची, एक तो वर्क डन और एक डिस्टेंस ट्रेवल। पहले तीन चीजें थी, वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल। कांस्टेंट फोर्स तो उसने क्लियर कर दिया, 5 यूनिट है। तो अब दो ही चीजें बची, वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल। तो वर्क डन और डिस्टेंस ट्रेवल में से एक को वाई और इसको एक को एक्स मानेंगे, दो वेरिएबल में इक्वेशन बनाओगे तो, है ना? तो अब आप बताओ किसको वाई और किसको एक्स मानोगे, बोलो किसको वाई और किसको एक्स मानोगे? वैसे तो आप किसको भी वाई और किसी को भी एक्स मान सकते हो, कोई उसमें आपको मना नहीं करेगा। हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ ए बैट है या कॉस्ट ऑफ ए बॉल है, तो आपकी मर्जी, आप कॉस्ट ऑफ ए बैट को एक्स मान के कॉस्ट ऑफ ए बॉल को वाई मान लो, या फिर आपकी मर्जी आप कॉस्ट ऑफ ए बैट को वाई मान के और कॉस्ट ऑफ ए बॉल को एक्स मान लो, उल्टा भी कर सकते हो। लेकिन जनरली अगर सर ये कोई, क्वेश्चन सर क्या सर ये समझ में नहीं आया सर। समझ में नहीं आया? आप मुझे बताओ, जैसे दो चीजें पीछे मिलती थी, कॉस्ट ऑफ ए बैट एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल, तो आप किसको एक्स और किसको वाई मानते थे? सर किसी को भी मान लीजिए तो किसी उसमें को भी एक्स मान है। लेते, किसी को भी मान लेते थे। ठीक है, तो वैसे तो हम किसी को भी मान सकते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन एक चीज याद रखना, कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कोई चीज किसी चीज पे डिपेंड कर रही है। कोई चीज किसी चीज पे डिपेंड कर रही है, भाई ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, इस तरीके से है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे वर्क डन बढ़ रहा है। डिस्टेंस कम होगी तो वर्क डन भी कम होगा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है उल्टा होना। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है ऐसी चीजें भी होती है मैथ्स में जो उल्टी चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो, सपोज करो मेरे पास एक पैरामीटर है लेबर और एक पैरामीटर है टाइम। मान लो मैं 5 मजदूर लगाऊंगा और मुझे उसमें 5 दिन लगते हैं कोई काम करने में। मान लो मेरी कोई दीवार बनानी है मुझे, तो 5 मजदूर अगर 5 दिन में दीवार बनाते हैं तो 10 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे, बोलो? 10 दिन। वेरी गुड। अच्छा, मजदूर बढ़ाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा तेरा। सर 2 डेज में। 2 डेज एग्जैक्टली कैसे पता लगाया? 2.5 डेज होगा। सर अरे भाई, 2.5। जब आपने लेबर डबल कर दी, हाँ सर, हाँ सर। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई। आपको लग रहा है यार 5 दिन बहुत ज्यादा है, मेरे को दीवार जल्दी बनानी है, तो मैं एक काम करता हूँ 5 की जगह 10 मजदूर लगा देता हूँ। तो ऐसा थोड़ा ना कि 5 मजदूर 5 दिन में तो 10 मजदूर 10 दिन में। 10 मजदूर तो उल्टा जल्दी काम करेंगे, 2.5 डेज में आधा कर देंगे उस भाई। आपने लेबर बढ़ा दी तो आपका टाइम आधा हो जाएगा, नहीं होगा? कॉमन सेंस की बात है ना।
बोलो गर्ल्स, समझ में आ रहा है? यस सर। ये चीजें यस। आप सीख के आए हो 6th 7th क्लास में, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। बोलो सच सच बताओ, ये चीजें सीख के आए हो नहीं आए हो? टाइम एंड वर्क का चैप्टर था वहां पे, यस सर। ठीक है ना? हाँ। तो ये चीज अब देखो, टाइम लेबर बढ़ा तो टाइम कम हो गया, तो मैं कहूंगा कि लेबर एंड टाइम जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली कैसे है ये, या इनवर्सली भी बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि सीधे सीधे बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लो, और कॉस्ट और अमाउंट। मान लो 1 किलो एप्पल की कीमत आज 50 रुपये, आप 2 किलो खरीदोगे तो 100 रुपये के आएंगे, टोटल अमाउंट 100 रुपये। कल को अगर कीमत ही 100 रुपये हो गई तो आपका टोटल अमाउंट 200 रुपये होगा, नहीं होगा 2 किलो का? तो जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ी वैसे यस वैसे सर। आपका खर्चा भी बढ़ गया, और कॉस्ट कम हो जाएगी तो खर्चा भी कम हो जाएगा, तो इस चीज को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब समझ में आया? तो फिजिक्स के एक लॉ के हिसाब से वो कह रहा है कि किसी भी बॉडी पर, कोई भी एक बॉडी है, कोई मशीन मान लो, उस पर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं हम 5 यूनिट का, तो इस बॉडी से कितना वर्क होगा वो डिपेंड करेगा कि ये बॉडी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। ये मान लो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो मान लो कि मेरा वर्क डन 1 यूनिट मान लो। अगर ये मान लो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो वर्क डन भी 2 यूनिट माना जाएगा। फोर्स वही सेम अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट का। तो दो वेरिएबल यहाँ पे, एक तो हो जाएगी चीज मेरी वर्क डन, जिसको मेरे को एक्स और वाई में से मानना है, और एक मेरी हो जाएगी जिस पे ये डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल। और कांस्टेंट फोर्स जो तीसरा पैरामीटर था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 3 पैरामीटर है तो मैं 3 तो मान नहीं सकता, तो वो उसने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कांस्टेंट फोर्स तो आपको क्या लेनी है, ये हमेशा ही 5 यूनिट लेनी है। अब समझ में आया हितेंद्र यहाँ तक? बोलो हितेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ। हम्म, बोलो हितेंद्र, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस सर। सर ही तो अंदर लेफ्ट हो गया। हितेंद्र लेफ्ट हो गया? अच्छा, तो समझ आया बाकी बच्चों को? यस सर। हितेंद्र मेरी आवाज आ रही है? हितेंद्र लेफ्ट कहाँ हुआ? हितेंद्र तो है, यस सर। तो लेफ्ट क्यों हो गए थे बेटा? यस सर। सर वो अब नेट का इशू हो रहा था सर, आवाज़ ही नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा, अब अभी आ रही है आवाज? यस सर। देखो इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और ले लूं, भैया आपको फिजिक्स का एक एग्जांपल दे दिया, नहीं समझ आ रहा तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और ले लो। आपकी सक्सेस इन एग्जाम डिपेंड करती है आपकी स्टडीज पे, आप कितनी स्टडीज करोगे। तो मैं कह सकता हूँ ना कि सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टडीज, कह सकता हूँ। स्टडी ज्यादा करो, सक्सेस ज्यादा मिलेगी। स्टडी कम करो तो सक्सेस कम मिलेगी। यस और नो बताओ? यस सर। ऐसा भी होगा यस। कि भाई आप स्टडी ज्यादा कर रहे हो तो सक्सेस कम मिलेगी, और स्टडी कम कर रहे हो तो सक्सेस ज्यादा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना? नो सर। तो नो फिर सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी चीज को फिजिक्स के एक लॉ में वो लेके गया कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड। अब आपके पास दो वेरिएबल है, आप मान सकते हो सक्सेस को एक्स वेरिएबल, स्टडीज को वाई वेरिएबल, या उल्टा भी मान सकते हो, सक्सेस को वाई वेरिएबल, स्टडीज को एक्स वेरिएबल। तो वैसे तो हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर हमको छूट दे रखी है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई चीज किसी पे डिपेंड कर रही है, जैसे यहाँ पे सक्सेस स्टडीज पे डिपेंड कर रही है और हमारे गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क डन, वर्क डन डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ट्रेवल, गिवन क्वेश्चन में ये दे दिया उसने, तो ऐसी जगह पे हम हमेशा जो चीज डिपेंड करेगी उसको वाई मानते हैं और जिस पर डिपेंड करेगी उसको एक्स मानेंगे। याद रहेगा? क्योंकि आगे चल के आप सीखोगे, ये क्लास 10th में भी नहीं, 11th में तो क्लियरली सीख जाओगे, 10th में भी थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे कि एक्स को हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, आजाद पंछी है ये। और वाई को जनरली हम डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं, ये किसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वर्क डन डिस्टेंस लेवल पे डिपेंड करेगी, तो फिर वाई को लो वर्क डन, क्योंकि ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ गए? या अभी भी यस नहीं सर। समझे? ठीक है, तो इस यस केस सर। में हम क्या करेंगे, वाई को ले लेंगे वर्क डन, एक्स को ले लेंगे डिस्टेंस लेवल। ठीक है, और उसके बाद फिर हमको क्या करना है, वही इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बना के फिर क्या करना है, ग्राफ बनाना है।
और ग्राफ बना के फिर वापस 2 क्वेश्चंस का आंसर और देना है कि 2 यूनिट्स अगर डिस्टेंस ट्रेवल होगी तो वर्क डन कितना होगा, और सेकंड क्वेश्चन में 0 यूनिट अगर डिस्टेंस ट्रेवल होगी तो वर्क डन कितना होगा। चलो वो तो बात की बात है, सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। तो लिखना शुरू करो। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एक्स मानो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी by the body be x units। अब किलोमीटर मीटर तो लगा नहीं सकते क्योंकि एग्जैक्टली क्लियर किया नहीं है उसने कि उनकी यूनिट्स क्या लेनी है, डिस्टेंस ट्रेवल की यूनिट क्या लेनी है, तो यूनिट्स ही लिख दो केवल, है ना। और दूसरा क्या था, वर्क डन, एंड द वर्क डन बाय द बॉडी by the body be y units। also constant force applied, constant force applied on the body इक्वल्स टू 5 यूनिट्स है, ये गिवन है, ये गिवन है। ठीक है यहाँ तक। यस सर। ठीक है, अब देखो वर्क डन तो मेरा रिजल्ट है। एक तरीके से मानो कि ये एक मेरी मशीन है, इस मशीन के अंदर से मैं यहाँ से एक इनपुट देता हूँ तो वहां से आउटपुट निकलता है। तो इनपुट तो मैं दे रहा हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड और आउटपुट निकल रहा है वर्क डन। तो वर्क डन तो रिजल्ट है, ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल मेरा इनपुट है। तो मेरा रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, वर्क डन मेरा किसके बराबर आ रहा है, वर्क डन मेरा बराबर आ रहा है कि आपने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी, जितनी भी करी उतना ज्यादा वर्क डन हो जाएगा, कम करी कम हो जाएगा। लेकिन इस डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे अप्लाई करोगे, और अप्लाई हमेशा मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में करते हैं, अप्लाई करोगे आप एक कांस्टेंट फोर्स, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला बन गया। आप फिजिक्स में भी सीख लोगे इस फॉर्मूले को कि वर्क डन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनटू कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो अभी तो हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन मैथ्स में, हम मैथ्स का पेपर कर रहे हैं, तो मैथ्स के पेपर में हम फिजिक्स की बातों को डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसको अंडरस्टूड मान लेंगे। अंडरस्टूड मानने का मतलब ये चीज तो सभी जानते हैं, इसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, सब जानते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाउ वी नो दैट, वी नो दैट मतलब हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, कि वर्क डन जो होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और उस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स। जब भी कोई चीज अप्लाई करने की बात आएगी ना, याद रखना अप्लाई, तो वो उस पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, है ना, फिजिक्स के लॉ के हिसाब से। तो अप्लाई कर रहे हो बॉडी पे, तो आपने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मान लो आपने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी और कांस्टेंट फोर्स आप हमेशा 5 यूनिट ही अप्लाई कर रहे हो, तो आपका टोटल वर्क डन माना जाएगा 3 × 5 15 यूनिट वर्क डन माना जाएगा, फिर आपने 15 यूनिट काम कर लिया। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनटू कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन क्या माना है आपने, देखो y, डिस्टेंस ट्रेवल क्या मानी है आपने x, और कांस्टेंट फोर्स कितना है आपका 5। बन गई इक्वेशन। इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे तो y इक्वल्स टू 5x, 5x को यस भी उधर सर। ले जाइए, तो -5x प्लस वाई, इधर रह गया 0। वैसे तो ये इक्वेशन बन चुकी है, पर क्योंकि हम क्या करते हैं जनरली, पहली टर्म को हम पॉजिटिव कर देते हैं, तो सबके साइन चेंज कर दो, -5x बिकम्स +5x और +y बिकम्स -y, 0 का कोई साइन नहीं होता। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द अबव गिवन सिचुएशन। पीछे से मैच करो। सर ये 5 को प्लस का क्यों कर दिया और y को माइनस का क्यों करे? वैसे तो इस फॉर्म में लिख दो तो भी आंसर है, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम पहली टर्म को पॉजिटिव देखना ज्यादा पसंद करते हैं, हमको अच्छा लगता है कि पहली टर्म पॉजिटिव हो। तो जैसे आप इसको पॉजिटिव करोगे तो साइन चेंज फिर सबके होंगे,
प्लस का भी माइनस होगा, और अगर आरएचएस में मान लो कोई होता जैसे 10 होता तो उसका भी -10 करते, लेकिन आरएचएस में 0 है तो 0 का साइन 0 ही रहेगा ना। ठीक है, चाहो तो ऊपर वाली फॉर्म में लिख लो, चाहो तो नीचे वाली फॉर्म में लिख लो, दोनों सही है। एक इक्वेशन की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती है ना। ठीक है, जनरली हम उसको इस फॉर्म में लिखते हैं जिसमें पहली टर्म पॉजिटिव दिखाई दे। इज द रिक्वायर्ड, वही बात है ना, अगर आप 5x को उधर लेके जाने की बजाय y को इधर लाते तो -y लिखते नहीं लिखते, फिर इधर 0 बचता नहीं बचता, तो वही बात हो गई ना, 5x - y की वैल्यू 0। अभी भी वैसी फॉर्म ही दिखाई दे रही है। समझ आया बच्चों? यस सर। इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन in two variables in two variables of the above given information। पीछे मैच करो, यही आंसर है क्या? इक्वेशन वाले पार्ट का आंसर यही है क्या? हो सकता है किसी और फॉर्म में भी हो इक्वेशन। एक्चुअली y इज इक्वल्स टू एफ एक्स भी उसी की फॉर्म है, आप चाहो तो इसी फॉर्म में भी लिख सकते हो। 5x y इज इक्वल्स टू 5x वाली जो फॉर्म है ये भी इसी की फॉर्म है, आप चाहो तो इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू 5x, वो भी गलत नहीं है। बोलो किस फॉर्म में है पीछे आंसर? y equals to 5। मतलब इसी फॉर्म में है, ठीक है, तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो आप, है ना। देखो कितनी फॉर्म्स बन सकती है, ऐसे भी लिख सकते हो जिस फॉर्म में दिख रहा है y इज इक्वल्स टू 5x, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो -5x सर प्लस y इसको इक्वल्स यूं टू। भी लिख सकते हैं क्या, y - 5x इज इक्वल टू 0। ये मुझे एक चीज बताओ, ये y - 5x नहीं है तो और क्या है? इस टर्म को इधर लिखो, इस टर्म को इधर लिखो, तो ये y - 5x ही तो है। भाई टर्म्स को तो हम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं ना। यस सर। ये जो नीचे वाली फॉर्म जो लिखी है मैंने और जो आप कह रहे हो वो क्या कोई अलग अलग फॉर्म्स हैं क्या? एक ही तो फॉर्म है, -5x प्लस वाई लिखो या y - 5x लिखो, एक ही बात है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी फॉर्म आप लिख सकते हो, वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस अब सर। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इट इज गिवन दैट कि आपको अब इसका पहले तो ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का काम मैं आपको घर के लिए छोड़ देता हूँ। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, बना दोगे 3 सॉल्यूशन निकाल के? यस सर। तो उस वाले पार्ट को तो आप करो होमवर्क मार्क। उससे अगला वाला पार्ट ये है कि ग्राफ से रीड करके बताइए, रीड फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से, ग्राफ बना दिया आपने, ग्राफ बनाने के बाद वहां से रीड करके बताइए कि वर्क डन कितना होगा जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स होगा और 0 यूनिट्स होगा। देखो अगर वो ग्राफ से रीड करने की बात नहीं कहता तो मैं इस इक्वेशन से ही आंसर लिया था। कैसे? देखो y इक्वल्स टू 5x मेरा इक्वेशन है, जहाँ पे x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और y क्या है, वर्क डन। तो वो क्या पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट्स हो, तो आप x की जगह 2 रख दो, तो कितना आया 10, तो वर्क डन कितना हो गया आपका 10 हो गया। और फिर सेकंड केस में पूछ रहा है कि 0 यूनिट्स हो, तो 0 यूनिट्स हो तो 5 इंटू 0 कर दो, 5 इंटू 0 यानी 0, यानी कि वर्क डन भी क्या जाएगा 0। तो अगर वो ग्राफ से रीड आउट करने की बात नहीं करता तो मेरे आंसर तो ओरली आ चुके हैं, बिना कुछ करे ही, बिना कुछ ग्राफ व्राफ बनाई। इसका आंसर तो आ चुका है 10 यूनिट्स, 5 टू जा 10, और इसका आंसर आ चुका है 5 इंटू 0 0 यूनिट्स। इक्वेशन देख के आपने आंसर बता दी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों आंसर 10 यूनिट और 0 यूनिट, ये दोनों आंसर ग्राफ में से रीड करके बताने। तो ग्राफ में से रीड करने के लिए तो बेटा फिर ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। बना सकते हो क्या जल्दी से इसका ग्राफ? ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो ड्रॉ कर ही रखे होंगे ना। यस यस सर। सर। तो बोलो चलो जल्दी से बनाते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है? 5x - y इक्वल्स टू 0। एक बार x को 0 ले लेना तो y भी 0 आएगा, एक पॉइंट तो मेरा यही हो जाएगा ना। एक बार अब 5 ले लो, x को y को 5 ले लो, तो 5x - 5 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से। तो y को 5 लिया तो 1,5 ये वाला पॉइंट होगा बेटा। एंड लास्ट पॉइंट क्या होगा? y को अब 5 5 के गैप में चलना है तो 10 ले लो, तो वहां से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है,
तो 2,10 यानी कि ये यहाँ पे होगा। इन तीनों को मिलाओ। अब मैंने कितनी कैसे इतनी जल्दी कर लिया, क्योंकि प्रैक्टिस है मुझे, मैं काफी साल से कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ बच्चों को, इसलिए मैं कर पाया। अगर आप भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अच्छी करो तो आप भी कर सकते हो। ये आपका ग्राफ कुछ, अब आप फेयर में तो घर पे जाके बना देना, अभी रफली चेक कर लो, क्योंकि उसका सेकेंड वाला पार्ट भी दे रखा है ना, फिर वो समझ में नहीं आएगा घर पे आपको। ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ। अब आप देखिए आपसे क्या पूछा था, आपसे ये पूछा था कि जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है तब वर्क डन कितना है, पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन ये था कि जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट है तब वर्क डन कितना है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल को आपने एक्स एक्सिस पे लिया है एंड वर्क डन को आपने वाई एक्सिस पे लिया है, यस और नो। यस सर। तो आप ये देखिए इस लाइन के हिसाब से, इस स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, जब एक्स 2 यूनिट है यानी डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है, तो उसकी सीध में वाई कितना है। तो उसकी सीध में वाई 10 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, अभी हमने पॉइंट भी तो निकाला, दिख रहा है। जब एक्स यस सर। एक्सिस पे 2 आ रहा है यस तो वाई एक्सिस पे 10 आ रहा है ना, तो पहले का आंसर 10 यूनिट हो गया। और जब वर्क डन जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0। देखो ये लाइन जिस भी पॉइंट से पास होगी, जैसे किस किस पॉइंट से पास हो रही है, ये 0,0 से पास हो रही है, आगे ये किससे पास हो रही है, 1,5 से भी पास हो रही है, उससे आगे ये सर 2,10 टू से। कोमा टेन। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 है वर्क डन 0 है, जब डिस्टेंस ट्रेवल 1 है वर्क डन 5 है, जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 है वर्क डन 10 है। इन पॉइंट्स में से ही आंसर छुपे हुए हैं, 2,10 1,5 जिस जिस लाइन से पास हो रही है। मान लो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूं, क्या है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, शायद ये आधे पे आ रहा है, तो 0,5,2 है, यही है सर, इसको वन। डेसिमल में। हाँ तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल 0,5 किलोमीटर है तो वर्क डन मेरी 2 यूनिट्स है। लाइन तो इनफाइनाइट, देखो वो तो लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट से पास हो रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो हर एक पॉइंट पे आप डिस्टेंस ट्रेवल के हिसाब से वर्क डन कितना होगा निकाल सकते हो। सपोज करो इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे लगभग 1,5 और 7। इसका मतलब है कि जब डिस्टेंस ट्रेवल 1,5 होगा तो जब डिस्टेंस ट्रेवल 1,5 होगा तो वर्क डन 7 होगा, इस चीज का मतलब ये। तो हर एक पॉइंट पे आप डिस्टेंस ट्रेवल के हिसाब से वर्क डन निकाल सकते हो। उसने किस किस पे पूछा है, उसने 0 पे पूछा है और 2 पे पूछा है सीधे, तो 0 और 2 के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स देख लो, 0,0 और 2,10। दैट मीन्स जब डिस्टेंस ट्रेवल 0 है तो वर्क डन भी 0 है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल जब 2 है तो वर्क डन भी 10, वर्क डन क्या है 10। क्लियर है। इस तरीके से हम ग्राफ में से रीड करते हैं, इसको कहते हैं ग्राफ में से रीड करना। उसने कहा था ग्राफ में से रीड करके बताया, समझ गए? ठीक है। यस सर। तो इस चीज को अब आप रफली लिख लो, ग्राफ बनाने के बाद आप इस चीज को लिखोगे कैसे, इस चीज को लिखोगे कैसे कि आपने ग्राफ में से कैसे रीड किया, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे देखो ऐसे लिखेंगे, हेयर द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या इक्वेशन थी हमारी, सर, इसको थोड़ी लिखे। लिख लो रफली। The graph of the given equation 5x minus y equals to 0 passes through the points, passes through the points 0,0 and 2,10। अब मैंने यही दो पॉइंट क्यों लिए, क्योंकि मुझे 0 और 2 पे चेक करना है, क्वेश्चन में 0 और 2 ही गिवन है, 2 यूनिट 0 यूनिट, इसलिए मैंने यही दो पॉइंट लिए खास करके। अगर मान लो वो 3 यूनिट पे चेक कर रहा था तो फिर मैं कोऑर्डिनेट उसमें देख चेक करता है कि 3 पे क्या रहा है, 3 पे 15 आएगा तो फिर मैं 3,15 भी लिखता, लेकिन नहीं है तो इन दो पॉइंट का जिक्र कर दूंगा कि ये जो ग्राफ है इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। तो 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 वी कैन से दैट
तो रीडिंग फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करते हुए, रीडिंग फ्रॉम द ग्राफ, we can say that we can say that क्या बोल सकते हैं हम कि when, क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है ना, when distance traveled is, पहले में 2 यूनिट्स कह रहा है वो, 2 यूनिट, देन वर्क डन कितना होगा, 2 की सीट में क्या आ रहा है, y कोऑर्डिनेट 10 आ रहा है, वर्क डन इज 10 यूनिट्स। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हैं हम, when distance traveled, when distance traveled is 0 यूनिट, तो 0 की सीट में y कोऑर्डिनेट भी 0 ही आ रहा है, then distance traveled, then work done is also 0 यूनिट्स। भाई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करी तो वर्क हुआ ही नहीं। तो ये काम हम ग्राफ बनाने के बाद करेंगे, जो थर्ड पार्ट था इसका, जिसमें अपने को ग्राफ से रीड करके कुछ आंसर्स देने थे। Yes, sir. ठीक है, Yes. अब केवल आपके पास ग्राफ बनाने का काम रह गया और उसको फिर फेयर, जो अभी लिख रहा है इसको फेयर करने का काम रह गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बेटा हम जो ग्राफ बनाते हैं ना, वो केवल हम यूं ही नहीं बनाते मजे मजे में, वो काफी यूजफुल होते हैं। हम ग्राफ से रीड करके, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, तो क्रिकेट मैच में आपको नीचे यहाँ पे होते हैं ओवर्स, आपने कभी नोटिस किया हो तो यहाँ होते हैं रन्स होते हैं। अब यस सर आपको होता है। 0 से लेकर 40 ओवर्स तक की समरी एक ही स्क्रीन पे वो दिखा देते हैं, भाई अब तक क्या हुआ, तो आपका ऐसे कुछ ग्राफ चल रहा होता है ऐसे करके। इसका मतलब है कि मान लो 10 ओवर में मेरे रन इतने थे, इसका मतलब है कि 20 ओवर में मेरे रन इतने थे, इसका मतलब है कि 30 ओवर मेरे और 40 ओवर में मेरे रन इतने। तो ये ग्राफ कुछ इंफॉर्मेशन देता है, यूं ही नहीं बनाते हम इस ग्राफ को, समझ रहे हो बात को। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि जो कॉस्ट है वो है 10 रुपए किलो, और जो टोटल आपका अमाउंट, यानी कि जो टोटल आपका बिल बनेगा, या अमाउंट लिख लो चलो, वो पता लगाओ, अमाउंट पता लगाओ, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लो, हाँ अमाउंट पता लगाओ, टोटल अमाउंट पता लगाओ। तो आप कहोगे सर मैंने कितना किलो खरीदा वो भी तो बताओ, तो आप इसको क्वांटिटी ले लो, है ना, क्वांटिटी ले लो। तो अब आप मुझे बताओ, जब कॉस्ट, मान लो कॉस्ट को आप एक्स वेरिएबल पे ले लो और क्वांटिटी को आप वाई वेरिएबल पे ले लो, कॉस्ट को आप एक्स वेरिएबल पे ले लो, क्वांटिटी मत लो यहाँ पे, आप अमाउंट ही लो, कॉस्ट को आप एक्स वेरिएबल पे ले लो, एक एग्जांपल बना रहे हैं है ना, और टोटल अमाउंट को आप वाई वेरिएबल पे ले लो। कॉस्ट को आप ले लो एक्स वेरिएबल पे, ग्राफ पे आ जाओ चलो, इसको डिलीट कर देता हूँ पुराने ग्राफ को एक बार में। हाँ देखो, कॉस्ट को ले लिया मैंने एक्स वेरिएबल पे, यानी एक्स एक्सिस पे ये तो है मेरी कॉस्ट, और ये ले लिया मैंने टोटल अमाउंट। ठीक है, अब मैंने कहा कि 1 रुपए किलो की कीमत है, प्राइस क्या है, 1 रुपए किलो, 1 रुपीज पर केजी। तो आप मुझे बताओ, जब मैं 1 रुपए किलो में खरीदूंगा कोई चीज, तो मेरी अमाउंट भी 1 रुपया ही रहेगा, बताइए, या फिर इसको क्वांटिटी ले लो एक बार, कॉस्ट की जगह इसको क्वांटिटी लो, जितनी क्वांटिटी अपन खरीदेंगे अमाउंट उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा। कॉस्ट तो आपने, प्राइस तो आपने मान ली ना 1 रुपया किलो, तो अब एक्स वेरिएबल पे आप क्वांटिटी ले लो। तो मुझे बताओ, जब आप 1 किलो खरीदोगे, तो 1 रुपए किलो के हिसाब से आपका अमाउंट कितना आएगा, 1 रुपया ही होगा। जब आप 2 किलो खरीदोगे, तो 1 रुपए किलो के हिसाब से अमाउंट कितना आएगा, 2 रुपए। जब 3 किलो खरीदोगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 रुपए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्यूशंस बनाओ अगर इससे, तो 1 पे 1 आया, 2 पे 2 आया, 3 पे 3 आया, तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो एक बार अगर आपने ग्राफ बना दिया, और बनाने के बाद किसी ने पूछा यार मुझे बता कि 9 किलो खरीदने में कितना अमाउंट आएगा,
तो आप ये देखोगे कि 9 की सीध में वाई एक्सिस पे कहाँ पे, अब ये गलत बनाया अभी, वो 9 पे ही टकराएगा, तो स्ट्रेट नहीं बनी है लाइन, स्ट्रेट बना दो चलो तो समझ में आ जाएगा सीधी। ऐसे, ये कुछ ऐसे बनेगी, है ना। तो अब आप देखो, किसी ने आपसे पूछा कि यार 9 किलो जब मैं खरीदता हूँ तो मेरे अमाउंट कितना आएगा, तो आप देखो 9 की सीध में 9 आ रहा है ना, आपने वाई एक्सिस पे अमाउंट लिया था, आपने एक्स एक्सिस पे कॉस्ट क्वांटिटी ली थी, ये क्वांटिटी थी, ये अमाउंट था। तो अब ये लाइन जिस भी पॉइंट से पास करेगी, हर एक पॉइंट अपने आप में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, चेक करो, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 1 1 2 2 3 3। इसका मतलब 3 रुपए, 3 किलो पे 3 रुपए अमाउंट है, 4 किलो पे 4 रुपए अमाउंट है, और इसके कोऑर्डिनेट जैसे 9 9 है, तो 9 किलो पे 9 रुपए आपका अमाउंट है। तो जो भी हम ग्राफ बनाते हैं उसके जो भी वो जिस भी पॉइंट से वो पास करते हैं, उन पॉइंट्स के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने आप में एक इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। और कोई आपको ग्राफ में से रीड करके कभी भी कह सकता है कि इस ग्राफ में से रीड करके मुझे आंसर दो, तो ग्राफ में से रीड करना आपको आना चाहिए। ठीक है, 2 3 बातों का ख्याल होना चाहिए उसमें, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, और फिर कोऑर्डिनेट्स को पकड़ो। मान लो आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, अब मैंने कहा कि मुझे बताओ यार 6 किलो पे क्या प्राइस रहेगी, तो आप 6 की सीध में वाई का पॉइंट देखोगे, 3 आ रहा है, इसका 3। कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 6 3, तो इसका मतलब है 6 किलो 3 रुपए का है। वो कोई अलग इक्वेशन के हिसाब से मान लो ऐसा ग्राफ बन रहा होगा तो। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस टेक्निक को बोलते हैं रीडिंग फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से रीड करना। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज तो पूरा टाइम एक ही क्वेश्चन में लग गया। 7th क्वेश्चन देखो, 8th फिर कल करेंगे। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 9th ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल की 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 की, यामिनी एंड फातिमा, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर पीएम रिलीफ फंड में, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप, भूकंप, और विक्टिम मतलब होता है पीड़ित। जो भूकंप से पीड़ित लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए पीएम रिलीफ फंड ने, दोनों ने मिला के 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए एज चैरिटी के रूप में, है ना। 100 रुपए दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। अब उसमें से यामिनी ने कितने किए, फातिमा ने कितने किए, पता नहीं है। तो आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है जिस जो कि इस डेटा को सेटिस्फाई करे। और देखो आप कुछ भी ले सकते हो अब अब दोनों ने 100 रुपए करे हैं ना। हाँ, दोनों ने मिलकर, टुगेदर लिखा हुआ है ना। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जो इस डेटा को सेटिस्फाई करे। अब आप किसी को भी किसी के कंट्रीब्यूशन को x मान लो, किसी कंट्रीब्यूशन को y मान लो, कैसे भी मान सकते हो, क्योंकि इसमें तो कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आप कैसा भी मान सकते हो। जब डिपेंड करता है कोई किसी पे, तो जो डिपेंड करता है उसको y लेते हैं, और जिस पर डिपेंड करता है उसको x लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल सा चलने देते हैं, एमिनी के कॉन्ट्रीब्यूशन को x मान लेते हैं, फातिमा के कॉन्ट्रीब्यूशन को y मान लेते हैं। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। लेट द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय, और फिर इक्वेशन बनाते हैं, इजी क्वेश्चन है वैसे ये। लेट द contribution made by Yamini be ₹X and the contribution made by Fatima be ₹Y। सो दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ। अब हमको क्या गिवन है कि दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 100 रुपए। बट इट इज गिवन दैट the total contribution of both made by both, total contribution made by both Yamini and Fatima is ₹100। ये हमको गिवन है कि दोनों को मिला के जो कंट्रीब्यूशन है वो 100 रुपए है। हाँ या ना। यस सर। Yes. आवाज क्यों नहीं निकल रही है बच्चों, बाहर कर दूं सबको।
दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना गिवन है यामिनी एंड फातिमा का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 100 100 कहाँ 100 लिखा हुआ है कि यामिनी एंड फातिमा टुगेदर कंट्रीब्यूटेड? तो दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर 100 रुपीज है तो मैं कह सकता हूँ ना कि भी एक्स और वाई का सम 100 है। एक्स किसका कंट्रीब्यूशन था? यामिनी का। और वाई किसका कंट्रीब्यूशन था? फातिमा का। बन गई इक्वेशन। देन वी कैन से दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये कह सकते हो। ये हो गई आपकी इक्वेशन रेडी। इसी फॉर्म में छोड़ दो चाहे से, और चाहो तो 100 को वहां ले जाओ, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो, सबको RLHS में लेके जाना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स प्लस वाई माइनस 100 इक्वल्स टू 0। दोनों में से किसी भी फॉर्म में छोड़ दोगे, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन of the above given information। हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, एक पार्ट खत्म हुआ। अब सेकंड पार्ट ये है, समझ में आया ना इसको जोड़ा क्यों हमने? मान लो यामिनी 50 रुपए देती और फातिमा भी 50 रुपए देती, तो 50 प्लस 50 कर गई तो टोटल निकालते 100। कैसे निकालते हैं? मान लो यामिनी ने 10 रुपए दिए और फातिमा ने मान लो 30 रुपए दिए, तो टोटल कैसे निकालते? 10 प्लस 30 करके निकालते 40। भाई टोटल कैसे निकालते हैं बताइए ना। आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ सर अब आ रही है। पहले नहीं आ रही थी क्या? सर पहले 9 अटक सर अटक 20 कर। में कट गई थी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूशन किया और फातिमा ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, और फिर जब दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन हम निकालेंगे तो दोनों के कंट्रीब्यूशन को ऐड करना पड़ेगा ना। Yes, sir. यस सर। मान लो यामिनी कहती है कि मैंने तो 10 रुपए दिए, फातिमा कहती है मैंने 30 रुपए दिया। मैंने कहा टोटल कितना हुआ? 10 प्लस 30 करके टोटल निकालोगे, नहीं निकालोगे? 40 हुआ। और क्या तरीका? और तो कोई Yes. तरीका ही नहीं है। तो यहाँ हमको पता नहीं है यामिनी ने कितना किया, हमने एक्स मान लिया। यहाँ हमको पता नहीं है फातिमा ने कितना किया, हमने वाई मान लिया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन एक्स प्लस वाई बराबर 100 हो जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन, यस सर। एक्स प्लस वाई बराबर 100। चाहो तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि 100 को उधर ले जाओ, कांस्टेंट टर्म को भी इधर ले जाओ, इधर RHS में ये छोड़ दो, कैसे भी आप लिख सकते हो। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन। एक काम तो खत्म हुआ, इक्वेशन तो बन गई। अब दूसरा काम यह है कि इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। यही कह रहा है वो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। तो ग्राफ जल्दी से बना देता हूं मैं रफली, आप घर जाके बना देना। अब देखो यहाँ पे क्योंकि एक्स प्लस वाई बराबर 100 है, तो आप ऐसे नहीं मान सकते कि सर एक्स को 1 मान लो। अगर आप एक्स को 1 मान लोगे तो वाई कितना आएगा पता है? 99। अब वाई एक्सिस पे 99 पॉइंट्स बना सकते हो क्या? नो सर। नो। 9 सर। तो हमको स्केल बढ़ाना पड़ेगा, जैसे नंबर बड़े हो जाते हैं तो हमको स्केल बढ़ाना पड़ता है। तो हम क्या मान लेते हैं? 10-10 यूनिट, पहले हम 10 एक, का गैप। हाँ 10-10 का गैप ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? स्केल हो गया मेरा एक्स एक्सिस पे तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 यूनिट, और वही वाई एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी 1 सेंटीमीटर में 10 यूनिट। दोनों में 10-10, वो तो सेम ही बढ़ेगा अगर बढ़ेगा तो। ऐसे नहीं आप एक्स एक्सिस में अलग बढ़ा दो और वाई एक्सिस में अलग बढ़ा दो। तो ये पार्ट भी आपको ग्राफ में लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपने स्केल के साथ छेड़छाड़ करी है। जब छेड़छाड़ यस करते सर। हैं तो हमने मान लो उसको 10-20-30 कर लिया, 10-20-30-40-50, और इधर भी 10-20-30-40-50 कर लोगे। अब ये 0-0-0 लगा यस देना है सर। ना। अब हाँ क्या है? अब क्या है? अब सॉल्यूशंस निकालता हूं मैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर 100। तो अब मैं जो 1 2 3 4 मानता था, वो 1 2 3 4 ना मान के 10-20-30-40 मानूंगा, है ना। तो लेट एक्स बी 10। तो 10 प्लस वाई बराबर 100। तो वाई की वैल्यू 100 माइनस 10 यानी कि 90। देयरफॉर एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा बोलो? 10, 10 को। ऐसे आप दूसरा पॉइंट निकाल लेना, 20, 80 आएगा, क्योंकि 10-20-30 ऐसे चलोगे अब आप, है ना। 20, 80 आएगा, और ऐसे तीसरा पॉइंट आएगा 30, 70। मैं इन 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करके ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी आप समझ लो, केवल घर जाके ड्रॉ कर लेना अच्छे से। क्या था पहला पॉइंट? 10, 90, तो ये वाला पॉइंट था। फिर ये 20, 80 से आएगा, और ये पॉइंट नीचे एक्स एक्सिस पे भी 10 को छुएगा और वाई एक्सिस को भी 10 पे छुएगा।
इस तरीके का आपका ग्राफ बनने वाला है। ये इधर भी 10 को छुएगा, इधर भी 10 को छुएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब यामिनी ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया तो पूरे 100 रुपए उसको करने पड़ेंगे, और अगर उसने पूरा कंट्रीब्यूट नहीं किया तो उसको पूरे 100 रुपए करने पड़ेंगे। मतलब 0,100 नहीं, 100,0 और 0,100, ये दोनों पॉइंट भी इसी ग्राफ पे लाया करेंगे भाई। जब यामिनी ने 0 किए तब फातिमा को 100 करने पड़ेंगे, और जब यामिनी ने 100 कर दिए तो फातिमा को 0 करने पड़ेंगे। समझ में आया? अब देख लो इस पे वो सारे पॉइंट्स सर लाया कर वहाँ रहे पे हैं। सर 0,100 आएगा ना? उल्टा लिख दिया क्या? हाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी मैंने। यस सर। यस ये सर। सीधा कर दो उसको, पहले सही लिखा था मतलब, है ना। दिस इज 0,100 एंड दिस इज 100,0, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ इन यस दोनों सर। पॉइंट से भी पास हो रहा है, 0,100 एंड 100,0 से भी पास हो रहा है। तो ये पॉइंट्स भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या? ये यामिनी की कंट्रीब्यूशन थी एक्स कोऑर्डिनेट, भाई यामिनी 0 करेगी तो पूरे 100 फातिमा करेगी, और अगर यामिनी पूरे 100 कर देगी तो फातिमा को कुछ नहीं करना, 0 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल मिला के तो 100 ही करना है। और ये ग्राफ जितने भी पॉइंट से पास हो रहा है, हर एक पॉइंट अपने आप में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये। मैंने आपसे पूछा कि यार जब फातिमा 90 रुपए करती है तब यामिनी कितने करती है? तो फातिमा को आपने वाई एक्सिस पे लिया था, तो वाई पे अगर 90 है तो एक्स एक्सिस पे क्या है, 10 ही है। देखो तो आंसर आ गया ना सर कि 10। आंसर आया नहीं आया? देखो ये 10,90। तो ग्राफ से रीड करके भी आप आंसर्स निकाल रहे हो कि जब यामिनी 10 करेगी तो फातिमा 90 करेगी। अगला पॉइंट क्या है? 20,80, यानी कि जब यामिनी 20 करेगी तो उसको 80 करना है। फिर अगर वो अगला अपना कॉन्ट्रीब्यूशन 30 में बढ़ा देती है, ये 20 है ना, तो उसको 70 ही करना है। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन अगर वो 40 हो जाता है तो उसका 60 होगा। यहाँ पे दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर है, 50,50, 50,50। यहाँ पे दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर है ना। जब यामिनी 50 करेगी तो उसको भी 50 करना है। फिर अगर जब ये 60 करेगी तो इसको 40 ही करना है। जब ये 70 करेगी तो उसको 30 ही करना है। जब ये 80 करेगी तो उसको 20 करना है। जब ये 90 करेगी तो उसको 10 करना है, और जब वो 0 करेगी, जब वो 100 करेगी तो उसको 0 करना है। तो हर एक पॉइंट इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये ग्राफ जहां से भी पास हो रहा है, ध्यान से देखो। सर फिर तो ये डेसिमल में भी आ सकते हैं। हाँ तो आ सकते हैं ना, मैंने कब मना किया? आप डेसिमल, अंश आप डेसिमल को लेके इतना क्यों कंफ्यूज रहते हो? पिछले क्वेश्चन में भी आप सर ये तो डेसिमल, अरे तो आ सकता है, मैंने कब मना किया? डेसिमल में नहीं आ सकता। ग्राफ तो इनफाइनाइट पॉइंट से गुजरता है, हम पॉइंट डेसिमल में नहीं निकालते हैं क्योंकि हमसे गलती ना हो जाए। अभी यश ने 2/5 निकाला ही था ना, अब वो 2/5 को अगर अच्छे से प्लेस कर देता तो ग्राफ तो 2/5 से भी बनता, ग्राफ तो 3/7 से भी बन सकता है। लेकिन हम बचते इसलिए हैं ताकि हम ग्राफ में गलती ना कर दे, क्योंकि 2/5 3/7 हम ग्राफ में अच्छे से प्लॉट करना नहीं जानते, या जानते हैं तो उतना अच्छे से नहीं जानते हैं जितना अच्छे से हम इंटीजर वैल्यू को प्लॉट करना जानते हैं। अभी मान लो डेसिमल पॉइंट मैंने ये ले लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के? ध्यान से देखो, चेक करो, रीड करके। 4.5 और 5.5। 4.5 यानी 45, क्योंकि आप 10-10 का गैप ले रहे हो, और 5.5 यानी 55। बोलो, यही मतलब है इसका। तो इसका मतलब जब यस। यामिनी 45 रुपए करेगी तो फातिमा 55 करेगी, करेगी नहीं करेगी? तभी तो 100 आएगा टोटल। तो देखो ये बीच वाला पॉइंट भी इंफॉर्मेशन दे रहा है नहीं दे रहा है? बोलो। यस सर। तो हर एक पॉइंट, इवन इनके बीच में जो लाखों करोड़ों छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, वो भी इस इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इस इंफॉर्मेशन को उस ग्राफ का हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, छोटे से छोटा पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि आपने ये जो ग्राफ बनाया है ये इस इक्वेशन, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाया है, तो इस ग्राफ का हर एक पॉइंट इस इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ गए? ठीक है। यस सर। अब इस क्वेश्चन में तो ग्राफ से रीड करने के लिए उसने कहा नहीं है, केवल ड्रॉ द ग्राफ करके छोड़वा दिया उसने, तो आपको केवल ग्राफ ही ड्रॉ करना है बस। हाँ स्केल, स्केल का थोड़ा ध्यान रखना, चेंज करना होगा इसमें। बाकी इसमें भी अगर वो कह दे रीड फ्रॉम द ग्राफ और मुझे बताओ कि जब यामिनी 30 रुपए खर्च करती है तो फातिमा कितने खर्च करती है, ऐसा पूछ ले आपसे। तो आपने देखा सर यामिनी एक्स एक्सिस पे, फातिमा, क्योंकि यामिनी की कंट्रीब्यूशन को आपने एक्स माना था, फातिमा की कंट्रीब्यूशन को वाई माना था, तो ऑब्वियसली इसकी कंट्रीब्यूशन को एक्स माना था, तो यामिनी एक्स एक्सिस पे
और फातिमा वाई एक्सिस पे। यानी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब एक्स एक्सिस पे 30 है तब वाई एक्सिस पे क्या है। आप चलो ग्राफ में, ग्राफ से रीड करते हैं। जब एक्स एक्सिस पे 30 है तो आप देखो एक्स एक्सिस पे 30 कहाँ है, ये रहा, इसकी सीध में जाओ। देखो जब एक्स एक्सिस पे 30 है तब वाई एक्सिस पे 70 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 30,70 ही होंगे। तो आंसर आया नहीं आया कि सर जब यामिनी 30 करेगी तब फातिमा 70 करेगी, करेगी नहीं करेगी बताओ। यस सर। सर इसमें कुछ भी आ सकता है ना, फिर ऊपर के भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि हम नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं मानते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में तो ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही मीनिंगफुल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा अगर मैं सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चले, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये ग्राफ आएगा ही नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में थोड़ा सा ये ग्राफ आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी थोड़ा सा ग्राफ आ रहा है, तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैलिड है वो वैसे तो ग्राफ, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैलिड है। क्यों? क्योंकि यामिनी एंड फातिमा का कॉन्ट्रीब्यूशन कभी भी नेगेटिव कैसे मानोगे आप? ऐसे थोड़ा ना कहोगे कि -50 रुपए दिए, -50 रुपए देने का मतलब है दिए तो कुछ नहीं, उल्टा ले और लिए उनसे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। बोलो, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल थोड़ा ना कि चैरिटी लेने की बजाय देने की बजाय ले ली उनसे। मैंने कहा कि यस सर। यामिनी ने -30 रुपए दिए, तो -30 रुपए देने का मतलब क्या है कि दिए कुछ नहीं, 30 ले लिए उनसे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ये? नॉट सर। तो बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इसीलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं इस ग्राफ को यहीं तक सीमित मानता हूँ, नेगेटिव साइड नहीं मान रहा हूँ मैं। एक्स एक्सिस पे भी नहीं मान रहा हूँ और वाई एक्सिस पे भी नहीं मान रहा हूँ। भाई इस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, इस क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट यातिमा का, ये यामिनी का कंट्रीब्यूशन है, वाई कोऑर्डिनेट फातिमा का, तो मैं ना तो यामिनी का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव मान सकता हूँ ना, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में मैं ग्राफ को यहीं तक सीमित रख रहा हूँ, लास्ट 0,100 तक और स्टार्टिंग 100,0 तक। बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उस वैल्यू को नेगेटिव माना जा सकता है तो उस केस में हम ये ग्राफ और आगे तक फर्दर एक्सटेंड करके वो पॉइंट्स भी कंसीडर करेंगे, वो पॉइंट्स भी कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी इसी पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जरा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -1 और -10, 11। -10,110। तो ध्यान से देखें तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर फातिमा ने 110 रुपए दे दिए तो यामिनी 10 वापस लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि टोटल तो 100 ही देने उनको। यस हाँ, सर। तो करने में तो वो पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं है ना कि चैरिटी किसी ने ज्यादा दे दी तो आप वापस ले आए। हाँ, ये तो वही हो गया कि शादी में मम्मी और पापा दोनों गए थे और मम्मी भी 500 का लिफाफा दे आई और पापा भी 500 का लिफाफा दे आए, टोटल तो 500 ही देने थे, तो फिर शादी के दूसरे दिन जाके आप एक 500 का लिफाफा वापस ले आए। तो ये चीज पॉसिबल है क्या बताओ? करोगे क्या ऐसा? नहीं करोगे ना। No. तो नो मैथमेटिकली तो सर। पॉसिबल है, मैथमेटिकली तो क्या नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, मैथमेटिकली तो ये पॉइंट तो पॉसिबल है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन चैरिटी का है, उसमें नेगेटिव चीज नहीं ले सकते, तो इसलिए इस पॉइंट को अभी हम इग्नोर करेंगे, लास्ट इस पॉइंट तक ही रहेंगे। समझ गए बच्चों? और इसमें लास्ट यहाँ तक रहेंगे, ना तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव लेके जाएंगे ना एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव लेके जाएंगे। समझ गए? समझे नहीं समझे? Okay, sir. तो ग्राफ से रीड करना आ गया आप सबको? अगले क्वेश्चन Yes, में sir. मैं हर एक बच्चे से ग्राफ से रीड करवाऊंगा। जो 8 क्वेश्चन है उसमें मैं सारे क्वेश्चंस जितने भी वो चीजें पूछ रहा है उसमें वो क्वेश्चंस पूछ रहा है 5-7, देखो ध्यान से। सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं ग्राफ में से रीड करवाऊंगा। जैसे कि देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टेम्परेचर जब 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहीट में कितना होगा, टेम्परेचर जब 95 डिग्री फ़ारेनहीट होगा तो सेल्सियस में कितना होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री होगा तो फ़ारेनहीट में कितना होगा, 0 डिग्री फ़ारेनहीट होगा तो सेल्सियस में कितना होगा। तो ये सारी चीजें आप ग्राफ में से रीड करने भी आपको आनी चाहिए, इक्वेशन से तो निकाल ही सकते हो लेकिन ग्राफ से रीड करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए, तो इनफ फॉर टुडे, यू कैन लीव नाउ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। अब क्या थोड़े से ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जिन पे थोड़ा सा गौर फरमाना होगा, केवल सुनते जाओगे और जैसे कोई सत्संग चल रहा है और सुन लिया और इसका आंसर निकाल दिया तो फिर आपको कभी समझ में भी नहीं आएगा। बिल्कुल फोकस करके इधर उधर के ध्यान को हटाते हुए सुनते हुए ध्यान से आप सॉल्व करोगे तभी समझ आएगा। बाकी एक क्वेश्चन जो बचता है वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में भी आता है तो उसको हम कल देखेंगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।